इसका मतलब है मुझे आज ही तुम्हारे अबूजान से बात करना पड़ेगी। नहीं, वो हकलाते हुए बोली। मैं दोपहर को बकरियां घर छोड़कर तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊँगी और यहाँ से इकट्ठे निकल चलेंगे। मुझे इसकी घबराहट पर अचंभा हुआ था। कैसी बात कर रही हो रोमा? तुम्हारे वालिद की इजाज़त के बगैर ऐसा करना ठीक नहीं होगा। मैंने इसकी घनी स्याह जुल्फ़ों को दुपट्टे की कैद से आज़ाद किया और अपनी उंगलियां इनमें फेरने लगा। वो गोया रेशम की तार ही तो थे, नरम, चमकीले और खुशबूदार। अगर इसने इनकार कर दिया तो? इनकार क्यों करेगा? मैं इसकी मिन्नत करके इसे मना लूँगा, इसके पाँव पड़ जाऊँगा, इसका हर मुतालबा पूरा करूँगा और मुझे यकीन है एक सच्चा कश्मीरी पाक आर्मी के जवान को अपनी बेटी का रिश्ता देने से इनकार कभी भी नहीं करेगा। क्यों नहीं कर सकता? आप कुछ भी तो नहीं जानते मेरे भोले भाले अजनबी। अपना हाथ मेरी गिरफ्त से छुड़ाते हुए वो दोनों हाथों को इज़तरारी अंदाज में मरोड़ने लगी। अच्छा, मैं वादा करता हूँ अगर वो किसी भी सूरत ना माने तो मैं तुम्हें यूं ही ले जाऊँगा, लेकिन एक बार इनसे बात करना ज़रूरी है। आपकी समझ में मेरी बात क्यों नहीं आ रही? वो नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। रोमा की आंखों में नमी नमूदार हुई। अपना और मेरा वक्त बर्बाद ना करो। बस तय हो गया कि हम शाम को जाएंगे और पता है जिस दिन आप यहाँ से गुजरे थे इसी रात मैंने अपनी ज़रूरी चीज़ें बांध कर रख दी थी। मुझे देखकर आपकी आंखों में पैदा होने वाली पसंदीदगी मुझे पहली ही निगाह में नज़र आ गई थी और मैं अच्छी तरह जानती थी आप ज़रूर लौटेंगे। बस मुझे ये नहीं मालूम था कि कब लौटेंगे। एक इम्कान को आप क्यों यकीन समझे बैठी हैं? मैं बस ज़िद हुआ। मैं आपको अच्छी लगती हूँ ना? इसने रंधी हुई आवाज़ में पूछा। पगली, मेरा जवाब तुम्हें मालूम है। मैंने इसके चेहरे को हाथों के प्याले में भर लिया। क्या मेरे बगैर रह पाओगे? इसने हसरत भरी निगाहों से मुझे घूरा। ये कहना कबल वक्त होगा, यूं भी मैं ऐसा मौका नहीं आने दूंगा और कह तो दिया कि वादा करता हूँ अगर तुम्हारे वालिद मोहतरम ना माने तो फिर मौका मिलते ही मैं तुम्हें उड़ा ले जाऊँगा। अगर हाँ करना अबू जान के बस में ना हो तो फिर भी इससे मिलने पर इसरार करोगे? अजीब हसरत ज़दा दर्द भरी आवाज़ में वो पूछ रही थी। रोमा, तुम क्यों अपनी गुफ्तगू से मुझे अजियत पहुंचा रही हो? और तुम्हारे अबू जान के बस में भला क्यों नहीं होगा? मैंने झुककर इसकी पेशानी पर मोहरे मोहब्बत सबत की। अगर मैं किसी और की मलकियत हुई फिर? इसकी आवाज़ जैसे गहरी खाई से उभरी थी। किसी और की मलकियत? यकीनन मैं तुम्हारी बात समझने में नाकाम रहा हूँ। मैं शादीशुदा हूँ। गुज़रे सितंबर में मेरी शादी मेरे चचाजाद असफंद यार से हो गई है। शादी के हफ्ते भर बाद वो मेरे दोनों भाइयों के साथ कमाने के लिए गया और अब वो अगले माह वापस लौटेगा। इसने सिसकते हुए अपनी बात पूरी की। मेरे कानों में जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा डाल दिया था। मेरे हाथ बेजान अंदाज में इसके रेशमी बालों से नीचे फिसले। मेरी बोलती ही बंद हो गई थी। मुझे माफ़ कर दो अजनबी। वो रोते हुए मुझसे लिपट गई। मैं मजबूर थी और किसी और की अमानत थी, किसी और की माही। अगर इसे वो रिश्ता पसंद नहीं था तो इसे पहले इनकार कर देना चाहिए था और अब वो मुझे अनजाने में किसी एक ऐसे गुनाह की जानब घसीटने वाली थी जिसका कोई कफ़ारा भी नहीं था। अगर मैं इसे यूं ही साथ ले गया होता तो निकाह करने के बाद हमारी शादी नहीं हो सकती थी और वो तो किसी और की मनकूहा थी। इससे तलाक लिए बगैर भला वो मेरे आंगन में कैसे खुशियां बिखेर सकती थी। मैं झुरझुरी लेकर एकदम होश में आया और इसे खुद से दूर झटक दिया। तुम औरतें होती ही काबिले नफ़रत हो। तुम्हारी जिन्स है ही मक्कारी और धोखे की अलामत। क्या तुम मुझे पहले ये बात नहीं बता सकती थी? और अगर तुम्हें अपना चचाजाद भाई पसंद नहीं था तो इसे शादी के लिए क्यों हामी भरी? क्यों निकाह के वक्त कबूल कहा? क्यों डोली में बैठकर इसके घर गई? क्यों क्यों क्यों? मेरे होठों से वहशत ज़दा आवाज़ बरामद हुई। वो जैसे कराही, क्योंकि इस वक्त तक मुझे आप नहीं मिले थे और जब मुझसे भी खूबसूरत मिल जाएगा फिर। मैंने तंजिया अंदाज में कहते हुए इसे मतऊन किया। अल्लाह पाक की कसम, वो शक्ल सूरत के लिहाज से आपसे ज़्यादा खूबसूरत है। तुमने बहुत बुरा किया है रोमा, बहुत ज़्यादा। मैं पहले ही औरत ज़ात का डसा हुआ हूँ। तुमने भी मेरे घाव पर तेज़ाब उंडेल दिया। मुझे नफ़रत है तुमसे और हर औरत से। ये कहते ही मैं वहाँ से चल पड़ा। अपना थैला उठाना भी मुझे याद नहीं रहा था। अजनबी, अजनबी, मैं मर जाऊंगी। वो रोते हुए मेरे पीछे से आकर लिपट गई थी। यूं खफा होकर ना जाओ, लौटाने का वादा करके जाओ, मैं इससे तलाक ले लूँगी। मैंने पीछे मुड़कर इसकी गिरफ्त से खुद को छुड़ाया और इसके साथ ही मेरा हाथ चूमा। चटाख की आवाज़ के साथ इसके फूल से गाल पर मेरा थप्पड़ पड़ा। वो नीचे गिर गई थी। मुझे यूं लगा वो थप्पड़ मेरे दिल पर पड़ा हो। मैं अंधाधुंध भाग खड़ा हुआ। मुझे ये भी मालूम नहीं था कि मेरा रुख किस जानिब है। मेरे दिमाग में तो बस रुमाना की बातें हथौड़े की तरह लग रही थी।
मैं शादीशुदा हूँ। गुज़रे सितंबर में मेरी शादी मेरे चचाजाद से हो गई है। मैं शादीशुदा हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, मैं शादीशुदा हूँ। मैं भागता रहा नाहमवार ज़मीन पर, झाड़ियों और दरख्तों से भरी हुई ढलानों पर, जा बजा बिखरे हुए पत्थरों और कंकरों पर। पता नहीं मुझे भागते हुए कितना वक्त बीत गया था। शायद पूरी सदी बीत गई थी, या शायद मैंने इसी वक्त दौड़ना शुरू किया था। अचानक मुझे ठोकर लगी। मैं औंधे मुंह गिरा और नीचे लुढ़कता चला गया। वो ढलान काफ़ी नीचे जा रही थी, लेकिन मुझे एक बड़ी चट्टान ने मज़ीद नीचे जाने से रोका और मैं वहीं औंधे मुंह लेटकर गहरे गहरे सांस लेने लगा। दोबारा उठने की हिम्मत मुझ में मफकूद थी। मैं लेटा रहा, सोचता रहा, यहाँ तक कि मेरा सर दर्द से फटने लगा। ये कितनी आसानी से इसने मुझे बेवकूफ़ बनाया था, या शायद मैं था ही अहमक। अगर अहमक ना होता तो इतनी बड़ी ठोकर खाने के बाद मुझे संभल जाना चाहिए था। अमेरिका में मुझे कैप्टन जेनिफर उल्लू बनाती रही थी, पाकिस्तान में माहीन, और अब कश्मीर में मैं रोमाना के हाथों गधा बन चुका था। काफ़ी देर में इसी हालत में पड़ा रहा, यहाँ तक कि मेरी मसबत सोचों ने मुझे इन हालात की तरफ मुतवज्जा किया जो मुझे दरपेश थे। मैं अभी तक पाकिस्तान की सरहद अबूर नहीं कर पाया था। ज़ारा का दिया हुआ थैला भी मचान में भूल आया था। मचान की तरफ लौट कर जाने में मुझे अपनी मौत नज़र आ रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता उठ बैठा। सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। जिस जगह मैं मौजूद था वहाँ बहुत अच्छी धूप लग रही थी। मैं पत्थर से टेक लगा कर बैठ गया। मेरा सब कुछ इसी थैले में रह गया था। पिस्तौल, टॉर्च, खुराक, चादर, हर चीज़ वहीं थैले में थी। पता नहीं बेदहानी में मैं कितना फासला तय कर चुका था। अगर मैं सबहर के बाद वहीं लौट जाता तो शायद अपना थैला वापस हासिल कर लेता, लेकिन अगर रोमा शाम तक वहीं बैठी रही, फिर मेरी सोच में जो सवाल उभरा, इसका आसान जवाब यही था कि अब मैं वापस नहीं लौटूंगा। घंटा डेढ़ मज़ीद गुजारने के बाद चढ़ाई चढ़ने लगा। अगर एक दो बकरियों को देखकर मैंने अपने जाने की सिमत में थोड़ी सी तब्दीली करना मुनासिब समझी। मैंने चाहा था कि मेरा किसी और से टकराव ना हो, मगर मुझे अपने मकसद में कामयाबी नहीं हुई थी। वो भी एक जवान औरत थी, इसके साथ 10-11 साल का एक लड़का भी था। वो दोनों एकदम झाड़ियों की ओर से निकल कर मेरे सामने आ गए थे। मुझे देखकर वो दोनों ठिठक कर रुके, मगर मैं इन्हें मुखातिब किए बगैर आगे बढ़ गया। झाड़ियों की आड़ मुयस्सर आने तक मैं अपनी पुश्त पर किसी की नज़रों को महसूस करता रहा। मतलूबा बुलंदी पर पहुंचकर मैंने इस सड़क की तलाश में नज़लें दौड़ाना शुरू कर दी, जिस पर चलकर मैं वहां तक पहुंच सका था। इसी सड़क से मैं अपनी सिमत दुरुस्त रख सकता था। मुझे वो सड़क तलाश करने में कोई वक्त नहीं लगा था। मैं इसी जानिब चल पड़ा। अब मुझे उतराई का मरहला पेश था। मैं एहतियात से चलते हुए जंगल से बाहर निकल आया। सामने वसी नाला था। इसको अबूर करके मैं मतलूबा सड़क तक पहुंच जाता। इस सड़क के मतवाज़ी मैंने इसी नाले में चलना शुरू कर दिया। मुझसे रात होने का इंतज़ार भी नहीं हो सका था। अंधेरा छाते ही मैं रोड पर चढ़ गया। चांद की 12 तारीख थी, इसलिए मुझे रोशनी की कोई फ़िक्र नहीं थी। इंडियन पोस्टों से छिपाता चढ़ाइयाँ चढ़ता मैं तुलुए आफ्ताब से ज़रा पहले इस जगह पर पहुँच गया था जहाँ आते वक्त मेरा इंडियन पेट्रोल से वास्ता पड़ा था। इस जगह से आगे सफ़र करना मुनासिब नहीं था। मुझे मुसलसल जागते हुए 48 घंटे होने को थे। थकन भी काफ़ी हो रही थी, लेकिन जिस जगह मैंने दिन भर छुप कर रहना था वो इलाका इंडियन फ़ौजियों की गुज़रगाह था। निस्बतन पहाड़ की जड़ की तरफ होकर मैं झाड़ियों के एक घने झुंड में घुस कर बैठ गया। कुछ ना खाए हुए भी 36 घंटे होने वाले थे। मैंने तो रोमाना के पास मौजूद खाना खाने के लालच में गुज़श्ता सुबह वहाँ पहुँचते हुए बिस्किट वगैरह खाने से एहतजाज बढ़ता था। बहरहाल भूखा होने का ये फ़ायदा ज़रूर हुआ कि नींद मुझसे दूर रही। गो इसमें भूख के साथ साथ सर्दी का भी गहरा अमल दखल था। वो मेरी ज़िंदगी का एक अज़ियत भरा दिन था। थकन, नींद की कमी, बेपनाह भूख और सबसे बढ़कर दिमागी बेसुकूनी, जिसकी वजह से रोमाना की याद थी। वक़्त चाहे अच्छा हो या बुरा गुज़र तो जाता है। वो दिन भी गुजर गया। रात ने डेरे डाले, अंधेरा गहरा हुआ और मैं अपनी कमीन गाह से निकल कर आगे बढ़ गया। मेरी वापसी इसी रास्ते पर हुई थी जिस पर मैं चल कर आया था। चंद घरानों की आबादी उबूर करके मैंने नाला पार किया। इसमें अब पहले की निस्बत पानी की मिकदार थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी कि मुझे पाँव गीले करने पड़ते। जल्द ही मैं इस जगह पहुँच गया जहाँ बारूदी सुरंगी किता मौजूद था। इस किते को पार करने का रास्ता मुझे मालूम था, लेकिन इससे पहले मैंने पाकिस्तानी संतरी को आवाज़ देना ज़रूरी समझा था, क्योंकि इस किते पर कदम धरते वक्त मैंने इसकी नज़रों में आ जाना था और यूँ एक आदमी को यूँ खामोशी से पोस्ट की जानब आता देखकर वो फायर भी खोल सकता था।
अस्सलाम वालेकुम भैया, मैंने ज़ोरदार आवाज़ में पुकारा। एक तेज़ टॉर्च चमकी और इसके साथ ही आवाज़ आई, कौन? करीब आकर तारुफ करा देता हूँ, मैंने दोनों हाथ सर से बांधकर बुलंद करके कहा। इसने मुझे खबरदार करते हुए कहा, हरकत ना करना, तुम बरूदी सुरंग के किनारे खड़े हो, रास्ता मुझे मालूम है भाई, बस आप अपनी गोली ज़ाया ना करना। मैंने कदम आगे बढ़ा दिए। इसने टॉर्च बुझा दी। चांद की रोशनी ही इतनी तेज़ थी कि टॉर्च जलाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही थी। और रूदी सुरंगी किता पार करके मैं इस जाने बढ़ गया। मैं इससे 10 गज दूर होऊंगा कि इसने मुझे रुकने को कहा। इसके साथ ही इसने टॉर्च की रोशनी मेरे चेहरे पर डाली। अरे आप! इसके मुंह से मुतहय्यर आमेज़ आवाज़ बरामद हुई। आ जाएं। टॉर्च बुझाकर वो खुद भी मेरी जानिब बढ़ा। करीम, कौन है ये? मोर्चे की तरफ से एक भारी आवाज़ सुनाई दी। यकीनन वहाँ एक और आदमी मौजूद था। उस्ताद जी, ये वही है जिसे हम शहीद समझे हुए थे। करीम करीब आकर मुझसे लिपट गया। इसका उस्ताद भी मोर्चे से बाहर आ गया। क्या हाल है भाईजान? करीम के बाद इसने भी मुझसे मुआनका करते हुए पूछा। अल्लाह पाक का करम है जी, मैं इत्मीनान भरे अंदाज में मुस्कुराया। इसने इसी वक्त फील्ड टेलीफोन पर पोस्ट के सीनियर को मेरे पहुंचने की खबर पहुंचाई। अगले 5 मिनट में वो सीनियर वहीं मौजूद था। वो मेजर मुजम्मिल था। जिस दिन मैं गया था इस दिन वो इस पोस्ट पर मौजूद था। उस्ताद ने एड़ियाँ जोड़कर इसे सल्यूट किया। इसने भी अपनी एड़ियाँ जोड़ ली थी। ज़ीशान, सही नाम लिया ना? मेजर साहब ने आगे बढ़कर मुझे छाती से लगा लिया। इसके चेहरे से हवीदा खुशी के असरात मुझे ये बावर करवाने के लिए काफ़ी थे कि पाक आर्मी एक ख़ानदान की मानिंद है और किसी एक की कामयाबी को तमाम अपनी कामयाबी समझते हैं। इसमें ऑफिसर्स और निचले रैंक की कोई तहजीब नहीं है। जी सर, मेरा नाम ज़ीशान ही है। यार, हम तो इस दिन डर ही गए थे। मेरे कंधे पर बेतकल्फाना अंदाज में हाथ रखकर वो मुझे पोस्ट की सिमत ले जाने लगा। वैसे हुआ क्या था? लंबी कहानी है सर, और मुझे मुसलसल जागते हुए 60 घंटे होने वाले हैं। मेरा ख्याल है सोने से पहले आप खाना खाना ज़रूर पसंद करेंगे। जी सर, मैंने इस बात में सर हिला दिया। इसने एक हवालदार को बुलाकर मेरे लिए ताज़ा खाना तैयार करने का हुक्म दिया और साथ ही मेरे सोने के लिए जगह तैयार रखने का भी बता दिया। हवालदार भी साथ लेकर अपने कमरे में आ गया। बर्फ़ानी इलाकों में टिन पैक सालन मिलता है कि कुक ने उठकर फौरी तौर पर मेरे लिए चिकन का सालन गर्म किया और वो जल्दी रोटियां बनाकर मेरे सामने धर दी। थोड़ी देर बाद मैं खूब सैर होकर खाना खाने के बाद मैं स्नो के स्लीपिंग बैग में गुम हो गया था। ख्वाबों की दुनिया में रोमा मेरा इंतज़ार कर रही थी। यूनिट वापसी पर कमांडिंग ऑफिसर ने मुझे खुसूसी शाबाश दी। मेरे मिशन के कामयाब होने की खबर वो टीवी पर देख चुका था। वैसे 900 मीटर के फासले से माथे में गोली मारना अच्छी कारकर्दगी है। कमांडिंग ऑफिसर के चेहरे पर मुझे खुशी छलकती दिखाई दी। शुक्रिया सर, वो हंसता। दिन काफ़ी हैं। इसने खुश दिली से कहा लगाया। तुम्हारा कंपनी ऑफिसर महीना छुट्टी की इजाज़त ले चुका है। बरखुरदार, फिर तो मजबूरी है सर। मैंने 10 दिन पर इसरार करना मुनासिब नहीं समझा था। यूँ भी फ़ौजी आदमी के लिए छुट्टी का हसूल सबसे ज़्यादा बड़ी खुशखबरी होती है और सीनियर की जानिब से ऑफ़र की हुई छुट्टी को ठोकर मारने का मतलब ख़ुद को ख्वामख्वाह फजूल सवालात के हवाले करना था। और मैं नहीं चाहता था कि मेरी ज़ात ज़ेरे बहस लाई जाए। अलबत्ता क्लर्क के पास मैं बाज़ाब्ता तौर पर तलाक़नामा जमा करवा चुका था। मैं नहीं चाहता था कि किसी भी हादसे का शिकार होने के बाद मेरे लावाहिकीन को मिलने वाली सारी रकम महीन के पास चली जाती। हर फौजी की कानूनी विरासत इसकी बीवी होती है। कोशिश करो इसी महीने में नई दुल्हन ढूंढ लो, इसने मायनी खेज अंदाज में कहा। यकीनन मेरा तलाक़नामा इसके सामने भी पेश हुआ था और इसे मालूम था कि मैं बीवी को तलाक दे चुका हूँ, लेकिन इस बारे इसने कुछ पूछने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। पहले वाली से मुश्किल से जान छुड़ाई है सर, मैंने मज़ाहिया अंदाज में कहा। सही कहा, इसने इस बात में सर हिलाते हुए मुझे जाने का इशारा किया और मैं सल्यूट करके वहाँ से बाहर निकल आया। 2 दिन घर गुजार कर मैं तीसरे दिन अबूजान से इजाज़त लेकर उस्ताद उमर दराज को मिलने चल पड़ा। मुझे देखकर उस्ताद उमर दराज खुश हो गए थे। मैंने इन्हें आखिरी मिशन की तफसीलात वगैरह बतलाई। वो मुझसे हदफ का फासला, हवा की रफ्तार, सूरज की सिमत और की इस तरह की दूसरी तफसीलात बड़ी बारीक बीनी से मालूम करने लगे। यकीनन इन्हें स्नाइपिंग का जुनून था और इस तरह की कार्रवाई से वो बहुत लुत्फ़अंदोज़ होते थे। ज़ीशान बेटा, बिलाशुबा तुम्हारा निशाना अब मुझसे बेहतर हो गया है। मेरी बात के अख्ताम पर इन्होंने तारीफ़ी लहजे में कहा। मैं तंज़ी अंदाज में हंसा। ये खुश फहमी तो कभी कभी मुझे भी हो जाती है, यह हकीकत है बेटा। इसने आगे बढ़कर मेरी पीठ थपकी। 60-70 साल के बूढ़े से मुकाबला करना भी तो ज़्यादती है ना सर। मैं अपनी जवानी की बात कर रहा हूँ मियाँ।
मैंने मुंह बनाते हुए कहा, ये मुबालगा आराई कुछ कम नहीं हो सकती? इसमें मुबालगा आराई कहाँ से आ गई? इसने हैरानी से पूछा। वैसे मैं चिकन के बजाय मूंग की दाल खाना पसंद करूँगा। मैंने मौजू तब्दील करना मुनासिब समझा था और मेरी बात पर उस्ताद उमर दराज शफकत भरे अंदाज में मुस्कुरा पड़े थे। अगले 2-3 दिन में मैंने इन्हीं के साथ पश्तो सीखते गुजारे। इसके अलावा हम निशानाबाजी और मुख्तलिफ स्नाइपर राइफल्स के बारे में गुफ्तगू करते रहे। जदीद राइफ़ल्स के बारे मेरा इल्म काफ़ी वसी था। उस्ताद उमर दराज इन राइफ़ल्स के बारे जानने में बहुत दिलचस्पी रखते थे। वहाँ से वापसी पर वही ख्वाबगाह और तलख यादें। अब तो माहीन भी मुझे भूल ही चुकी थी। इसकी जगह लेने के लिए रोमा जो मौजूद थी, वो भोली भाली कश्मीरी चरवाहन मुझे बहुत अच्छी लगने लगी थी। लेकिन इसने मेरे साथ बहुत गलत सलूक किया था। अगर इसने पहली मुलाकात में अपनी शादीशुदा होने की बात बता दी होती तो मैं कभी भी इसे दिल में जगह ना देता। लेकिन इसने मुझे धोखा दिया और वो राज खोला भी तो इस वक्त जब मैं इससे शादी करने का तहैया कर चुका था। इसके आखिरी अल्फाज हर वक्त मेरे कानों में गूंजते रहते। अजनबी, मैं मर जाऊंगी, यूँ खफा होकर ना जाओ, लौट आने का वादा करके जाओ, मैं इससे तलाक ले लूँगी। तलाक ले लूँगी? मैंने तंजिया अंदाज में हंकारा भरा। तलाक लेना थी तो शादी क्यों की थी? वो सिसकी, क्योंकि पहले दिन तुम नहीं मिले थे। अगर इतना यूसुफ़ानी होता तो माइन मेरे साथ यूँ ना करती। मैंने तलक होते हुए सोचा और कमरे से बाहर निकल आया। सहन में अबूजान चारपाई डाले फूफोजान से बातें कर रहे थे। वो चूल्हे के साथ लकड़ी की चौकी पर बैठी गालिबन चाय बना रही थी। मैं भी दूसरी चारपाई पर बैठकर इनकी बातें सुनने लगा। कोई नई ताज़ी सुनाओ बरखुरदार। मेरे बैठते ही अबूजान मेरी तरफ मुतवज्जा हो गए। मेरे पास तो वही घिसी पड़ी फौजी बातें ही होंगी अबूजान। वैसे मलक शाहजहां की बेटी ने 12 जमातें पढ़ ली हैं, तो क्या ख्याल है? अबूजान ने मुस्कुराते हुए पूछा। ख्याल तो ठीक है, लेकिन शायद वो इनकार कर दे। मैंने इनकी तरफ जवाबी मुस्कुराहट उछाली। इनकार क्यों करेगा? अबूजान एकदम उठ बैठे। मैंने कहका लगाया, 60-65 साल के बूढ़े के लिए वो कैसे अपनी 21-22 साल की बेटी का रिश्ता देगा? तेरे की। अबूजान हंसे। फूफो ने भी एक कहका लगाया। मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। मैंने इत्मीनान से कहा, और मैं आपके बारे में। तुम नहीं सुधरोगे। अबूजान ने दोबारा तकिए से टेक लगा ली। अच्छा, मैं ज़रा अवैस से होकर आऊँ। मैं घर से बाहर आ गया। अवैस मुझे अपने घर ही में मिला था और इरम से शादी के बाद इसकी मोहब्बत और बढ़ गई थी। अपना फारिग वक्त वो अपने घर ही में गुजारता था। मैं दिल ही दिल में दुआ करता था कि इनकी मोहब्बत को किसी की नज़र ना लगे। इनकी बैठक में बैठकर हम काफ़ी देर गपशप करते रहे। इसी दौरान इसकी बीवी वही चाय बना कर ले आई थी और वो मुझसे पर्दा नहीं करती थी। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान भाई। वालेकुम अस्सलाम। मेरी छोटी बहन कैसी है? मैंने खुश दिली से जवाब दिया। अल्लाह पाक का फजल है। चाय के कप हमारे सामने रखकर वो बाहर निकल गई। सुना है ताहिर इससे शादी कर रहा है। इरम के बैठक से निकलते ही अवैस ने गोया मुझसे तस्दीक चाहिए। किसने? माहीन से। अवैस का अंदाज इंकशाफ करने वाला था। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है।